हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम है रोहित वर्मा और आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ये पढ़ते हैं कि वाइगोत्स्की जो थे वो कौन थे। वाइगोत्स्की जो थे वो एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? वो एक मनोवैज्ञानिक थे। और वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो समाज के द्वारा जुड़ा हुआ था, इसीलिए इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत भी कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है इनके इसमें लीव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से थे? वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या होता है? इनके सिद्धांत के अनुसार जो बालक का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। मतलब जो बालक का विकास होता है वो समाज में द्वारा ढलने में, समाज के द्वारा घुलने में, उसी के द्वारा बालक का विकास होता है। जिस तरीके के समाज के आसपास के लोग होंगे, बालक का विकास भी उसी के द्वारा होगा। यानी इनके सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास जो होता है वो समाज में होता है। आसपास के लोग जिस प्रकार का उनका व्यवहार होगा, जिस प्रकार की उनकी भाषा होगी, बालक की भाषा और व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। उसके बाद जो आता है हमारा चौथा पॉइंट, इसमें यह है कि इनके सिद्धांत के अनुसार जब बालक सामाजिक अंतःक्रिया क्या हुआ? जब बालक समाज के साथ मिलेगा, जुलेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनके साथ घुलने मिलने लगेगा, रहने लगेगा, जिस प्रकार की वह भाषा का प्रयोग करेंगे, जिस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो वहाँ पे व्यवहार होगा, जो वहाँ पे माहौल होगा, उसी को सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही ज्ञान और अनुभवों को प्राप्त करता है। मतलब जिस प्रकार के उसके आसपास के लोग होंगे, जिस प्रकार का उनका व्यवहार होगा, जिन प्रकार के उनके नैतिक मूल्य होंगे, सामाजिक मूल्य होंगे और संवेगात्मक मूल्य होंगे, उसी के आधार पर बालक में भी उतना ही परिवर्तन आएगा। इसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट में ये दिया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार होता है, मतलब बालक के विकास का जो महत्वपूर्ण आधार होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया होता है। यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बालक जिस समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तभी उसका विकास जो है वो संभव है। इसलिए सिद्धांत में यही कहा गया कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास का महत्वपूर्ण आधार जो है वो हमारा सामाजिक अंतःक्रिया होता है। इसमें बालकों का संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उनमें शारीरिक विकास भी होता है तथा उनमें सामाजिक विकास भी होता है। मतलब समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बातचीत करनी है, क्या व्यवहार करना है, क्या नैतिक मूल्य हैं, वो सब भी सामाजिक विकास के आधार पर उनमें होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, इसे कहते हैं, इसमें है इसके अनुसार इनके सिद्धांत के अनुसार यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही, मतलब बालक जो है वो समाज के साथ जब अंतःक्रिया करेगा तभी उसमें विचार आएंगे। लोगों के जो विचार हैं वो उनको सुन पाएगा। जिस प्रकार के आसपास के लोग होंगे उसी प्रकार से उसमें विचार आएंगे। यदि घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होगा तो उसके अंदर भी लड़ाई झगड़े वाले माहौल के विचार ही आएंगे। यदि उसके घर का सकारात्मक पक्ष होगा, सकारात्मक लोग होंगे, सकारात्मक व्यवहार होगा, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, अच्छे प्रकार के लोग होंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उसी प्रकार से बालक में भी उन विचारों का प्रभाव होगा। तथा भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, भाषा उसी प्रकार से उनमें भाषा का विकास होगा। जैसे कि यदि कोई अंग्रेज का बच्चा यहाँ, मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ भारत से विदेश में जैसे लंदन में चला जाए और वहाँ पे रहने लगे
तो क्या होगा, वहाँ पे जो लोग भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार से उसको माहौल मिलेगा उसी प्रकार से वो बालक भी अंग्रेजी बोलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि यदि वो भारत में पैदा हुआ है तो इंग्लैंड में जाके वो हिंदी ही बोलेगा, क्योंकि भाषा का विकास जो होता है वो आसपास के लोगों के द्वारा, सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा ही बालकों में भाषा का विकास भी होता है, जो कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है, इसमें लिखा है अर्थात बालक भाषा भी सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा, देखो वही बात लिखी है इसमें जो मैंने आपको बताया, वही बात इसमें लिखी है कि सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा ही बालक जो है वो सीखता है। अब अगले हम पढ़ते हैं, इसमें आगे पॉइंट आ रहा है हमारा, बालक के भाषा सीखने के दो महत्वपूर्ण प्रकार, मतलब जो बालक भाषा सीखता है वो कौन से प्रकार है उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला होता है, इसमें आता है, उसे कहते हैं आंतरिक वाणी। ये है हमारी आंतरिक वाणी। आंतरिक वाणी क्या होती है, मस्तिष्क से उत्पन्न विचार, सोच को आंतरिक वाणी कहते हैं। यानी कि जो भी हम दिमाग में सोचते हैं, किसी भी बात को सोचना, दिमाग तक जो भी हम बात सोचते हैं कि हाँ उसने वो इस प्रकार से किया होगा, हाँ मुझे ये काम करना है, जो भी हम मन के द्वारा मस्तिष्क में सोचते हैं उसको हम किसी से कहते नहीं हैं, सिर्फ हमको सोचना है कि हाँ हमारा भविष्य किस प्रकार का हो, तो वो एक सोचना हो। यानी मस्तिष्क से उत्पन्न विचार, मस्तिष्क के अंदर जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम आंतरिक वाणी कहते हैं। अगली आती है, इसमें होता है बाहरी वाणी, यानी कि बाहरी वाणी। ये बाहरी वाणी क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बालक विचारों को ध्वनि में परिवर्तित कर देता है या दूसरों से बातचीत करता है, इसे शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो बालक है सबसे पहले तो वो किसी चीज़ को सोचता है, सोचने के बाद जो चीज़ वो सोचता है वो उसको बताना भी तो यानी कि ध्वनियों के माध्यम से। यानी जो बालक है वो अपने विचार है उसको प्रकट करता है, यानी कि वह किसी बात को पहले सोचता है, फिर वो आसपास के लोगों से वो बोल देता है कि मुझे इस प्रकार का काम करना है। तो यानी पहले उसने सोचा, जो उसने सोचा उसे कहेंगे हम आंतरिक वाणी। उसके बाद जो उसने मुंह से बोल दिया, मुंह के द्वारा शब्दों का प्रयोग करके जो उसने बोल दिया उसे हम कहेंगे बाहरी वाणी, ठीक है, या दूसरों से बातचीत करता है, इसे शाब्दिक भाषा। शाब्दिक भाषा किसे, मतलब शाब्दिक भाषा का मतलब आप समझते हैं, मतलब शब्दों का प्रयोग करके किसी बात को बोलना, उसे हम शाब्दिक भाषा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है हमारा, वाइगोस्की जी हैं, यानी ली वाइस्को जी हैं, इन्होंने ये कहा था कि बालक में पहले विचार आता है, यानी कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा की। जबकि जीन प्याजे जी ने क्या कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, यानी कि इन दोनों के जो मत हैं संज्ञानात्मक विकास के, ये दो एक दूसरे के विपरीत हैं। वागोस्की जी ने कहा था कि पहले बालक में विचार आता है, मतलब वो पहले सोचता है और उसके बाद फिर वो भाषा के रूप में, मतलब शब्दों की सहायता से बोल देता है। जबकि जीन पियाजे जी ने कहा था कि बालक में पहले भाषा आती है, यानी कि पहले वो बोलना सीखता है और फिर उसके बाद उसमें विचार आते हैं। तो इन दोनों का पहलू का निष्कर्ष ये निकलता है, इसमें अगला हम पॉइंट ये बनाएंगे कि इन दोनों पहलू का निष्कर्ष क्या निकलता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। मतलब जिस प्रकार से विचार होता है उसी प्रकार से हमारी भाषा होती है, यानी दोनों पहलू का निष्कर्ष ये निकलता है कि विचार व भाषा एक दूसरे पर आधारित होती है। हम ये नहीं कह सकते कि बालक में विचार पहले आ सकता है कि भाषा आती है, क्योंकि इन दोनों के मत एक दूसरे के विपरीत। लेकिन हमको ये पता है कि हम जो सोचते हैं वो भी एक भाषा है, यानी मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं, दिमाग में हम जो भी सोचते हैं वो भी एक भाषा के द्वारा ही सोचते हैं, यानी उसमें भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमको ये नहीं पता कि क्या सत्य है इन दोनों के पहलू में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है भाषा सीखने के, इसके जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें अगला आता है भाषा सीखने के महत्वपूर्ण चरण। तो भाषा सीखने के महत्वपूर्ण चरण क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले
इससे पहला पॉइंट जो आता है भाषा सीखने के जो महत्वपूर्ण चरण में, वो होता है अनुकरणीय सीखना। अनुकरणीय सीखना, अनुकरणीय सीखना क्या, यानी कि नकल करना, किसी चीज़ की नकल करना। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसमें बालक जो होता है वो नकल करता है, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक दूसरे लोगों की नकल करता है। सेम इसी प्रकार इसमें भी यही लिखा है कि बालक जो है, बालक अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है, यानी कि दूसरों की नकल करता है। जिस प्रकार से आसपास के लोग होंगे, जिस प्रकार से उससे बातचीत करेंगे, जिस प्रकार आसपास का माहौल होगा, बालक में भी उसी प्रकार से भाषा का विकास होगा। यदि उसकी माता हिंदी बोलती हैं और परिवार के सभी सदस्य हिंदी बोलते हैं, तो बालक भी हिंदी भाषा ही बोलेगा, वह अंग्रेजी भाषा नहीं बोल सकता। ठीक है, अर्थात जिस भाषा में दूसरे व्यक्ति बालक से बात करेंगे, इसका मतलब देखिए सिंपल यहाँ भाषा में लिखा गया है, इतनी सरल भाषा में आपको और कहीं नहीं बताया जाएगा। यानी कि अर्थात जिस भाषा में दूसरे व्यक्ति बालक से बात करेंगे, बालक भी उसी भाषा का अनुकरण या नकल करता है। इसे हम अनुकरणीय सीखना कहते हैं। यानी दोबारा हम पढ़ लेते हैं एक बार, बालक अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है, अर्थात जिस भाषा से दूसरे व्यक्ति बालक से बात करेंगे, बालक भी उसी भाषा का अनुकरण या नकल करता है। उसके बाद आता है हमारा निर्देशात्मक सीखना। ये निर्देशात्मक सीखना क्या होता है? निर्देश का मतलब तो आपको पता है, किसी को आदेश देना, यानी निर्देश करना, मतलब नियमों का पालन करना। इसके बाद जो निर्देशात्मक सीखना होता है, इसमें क्या होता है? जो निर्देशात्मक सीखना होता है, इसमें होता है, इसमें बालक जो है वो अध्यापक या माता पिता या किसी प्रौढ़ व्यक्ति के निर्देशों के माध्यम से स्वयं को ज्ञान से परिपूर्ण करता है। यानी कि जो निर्देशात्मक सीखना होता है, इसमें ये होता है कि इसमें जो बालक होता है वो जो अध्यापक होते हैं बालक को पढ़ाते हैं, माता पिता जो होते हैं उनमें भाषा का विकास होता है। माता पिताओं द्वारा ही बालक में किसी भी चीज़ को समझ सकता है, क्योंकि प्रथम जो बालक का समाजीकरण होता है वो माता पिता द्वारा और अध्यापक द्वारा ही होता है। इसीलिए इसमें बालक अध्यापक या माता पिता या किसी प्रौढ़ व्यक्ति के निर्देशों के माध्यम से, यानी जिस प्रकार का वो बालक को आदेश देंगे कि आपको यह कार्य करना है, आपको ये कार्य करने चाहिए, आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, जिस भी भाषा का वो प्रयोग करते हैं उसी भाषा में वो अपने ज्ञान से परिपूर्ण करता है, यानी अपने ज्ञान को परिपूर्ण करता है। जिस ज्ञान से, जो ज्ञान उसे समझाया जाता है, जो बात उसे समझाई जाती है, उसी को वो अपने ज्ञान में समाहित करता है या उसको याद रखता है। अगला जो आता है वो हमारा होता है सहकारी अधिगम, यानी सहकारी सीखना या सहकारी अधिगम। इसमें क्या होता है? सहकारी सीखना या सहकारी अधिगम या सहकारी सीखना, ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? बालक अपनी आयु के साथियों के साथ, यानी बालक अपनी आयु के साथियों के साथ, यानी बालक के जो क्लासमेट होते हैं, मतलब जिस कक्षा में वह पढ़ता है उसके जो बच्चे होते हैं, उनके अपने साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को, यानी इसमें ये बताया गया है कि बालक जो होता है जब कक्षा में पढ़ता है तो अध्यापक द्वारा उसको ज्ञान दिया जाता है, वो उसको पढ़ता है। यानी इसमें ये लिखा है कि इसमें बालक अपनी आयु के साथियों के साथ विशिष्ट कौशलों को समूह बनाकर ग्रहण करता है, अर्थात वह अपनी आयु के बालकों के साथ अधिगम या पढ़ता है। सिंपल भाषा में तो कहें, जब बालक अपने साथियों के साथ अपनी कक्षा में बैठकर पढ़ता है तो उसे हम अधिगम सीखना कहते हैं। इसके बाद आता है इसमें इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, यानी कि इन तीनों भाषाओं में जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, यानी इस जो कि वार्गोस्की के सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी सामाजिक अंतःक्रिया जो हम शुरू से अभी तक इस सिद्धांत में पढ़ते आ रहे हैं कि जब बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करेगा तभी इसमें भाषा का विकास होगा, तो वही इसमें लिखा है कि इन तीनों में सामाजिक अंतःक्रिया होती है, मतलब समाज के साथ वो जुड़ता है
तभी उसमें विकास होता है, तभी उसका भाषा का विकास होता है, तभी उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, तभी उसका शारीरिक विकास होता है। यानी कि जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तभी उसका संज्ञानात्मक विकास होना संभव है, जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का महत्वपूर्ण पक्ष है। यही हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो होता है जेडपीडी का निकटतम विकास का सिद्धांत। जैसे कि आपने देखा होगा कई वीडियो में, आपको किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं है कि आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत अलग देखनी पड़ती है वीडियो, और जेडपीडी बनाने के लिए अलग, एमक्यू के लिए अलग और स्कैफोल्डिंग के लिए अलग। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसी समस्या को दूर करने के लिए अपने चैनल पे पहली बार ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत के साथ उसी में जेडपीडी का सिद्धांत, एमक्यू का सिद्धांत तथा स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत एक साथ समझाया गया। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो में वाइगोत्स्की का जो संपूर्ण सिद्धांत है उसको कवर अप किया गया है। चलिए हम शुरू करते हैं कि जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी को इंग्लिश में हम कहते हैं जॉनल प्रोक्सीट्रक्सी, यानी कि निकटतम विकास का सिद्धांत। हिंदी में इसे हम कहेंगे निकटतम विकास का सिद्धांत। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि इसमें बालक जो होता है यह वह क्षेत्र है जो कि बालक के सीखने से संबंधित है। यानी बालक जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी उसको सिखाया जाता है, वह जेडपीडी या निकटतम विकास का सिद्धांत है। अगला पॉइंट है, इसमें बालक किसी भी कौशल युक्त व्यक्ति की सहायता से उस कार्य को पूरा करता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से अकेला पूरा नहीं करता। यानी कोई कार्य है, जैसे किसी बालक को 10 किलो वजन उठाना है, 10 किलो का कोई बोरा उठाना है, लेकिन अकेले वो नहीं उठा पा रहा, लेकिन उसकी सहायता के लिए उसके माता पिता या उसके पिताजी आते हैं। तो जो होते हैं पिताजी होते हैं वो बालक की सहायता करते हैं। उनकी सहायता जो बालक होता है वो 10 किलो का वजन या जो सामान होता है 10 किलो का वो उठा लेता है। यानी इसमें बालक किसी कौशल युक्त व्यक्ति, क्योंकि उसके पिताजी को इस प्रकार का कौशल प्राप्त होता है या उनको पता होता है कि मुझे 10 किलो का वजन किस प्रकार और किस प्रकार से उठाना है, उसको उठाने की क्या तरीके हैं, वो उन्हीं तरीके से उठाता है, जिससे जो बालक होता है वो उनकी सहायता, मतलब बालक की वो सहायता करता है। यानी कि जो स्वतंत्र यानी अकेले जो बालक 10 किलो का वजन नहीं उठा पा रहा था, पिताजी की सहायता के द्वारा वो उठा लेता है। यानी इसमें भी यही लिखा है कि इसमें बालक किसी भी कौशल युक्त व्यक्ति, यानी जिसको उस चीज़ में कौशल प्राप्त हो, जिसको उसमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो, उस व्यक्ति से सहायता लेता है और उस कार्य को पूरा करता है जिसे वह स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं करता। यही हमने पहले पढ़ा था। यानी जो बालक सीखता है उसी को जेडपीडी का सिद्धांत कहते हैं। अब जो जेडपीडी का सिद्धांत होता है, इसके कार्य करने के दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। मतलब जेडपीडी का जो सिद्धांत होता है वह किन तरीकों के ऊपर काम करता है, हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो होता है उसे हम इसमें जो आता है वो होता है निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा को हम इंग्लिश में कहेंगे लोअर लिमिट। और दूसरा आता है जो पॉइंट है इसमें वो होता है उच्चतम सीमा। यानी इन दोनों के आधार, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के आधार पर जो है वो इस जेडपीडी का जो सिद्धांत है ये इसके दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। इंग्लिश में न्यूनतम सिद्धांत को लोअर लिमिट और उच्चतम को हाई लिमिट कहेंगे। न्यूनतम सीमा क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं। न्यूनतम से क्या होती है, इसमें बालक किसी भी कार्य को, इसमें जो बालक होता है वो किसी भी कार्य को, इसमें जो बालक होता है वो किसी भी, मतलब कि इसमें बालक जो था किसी भी कार्य को अन्य व्यक्ति की सहायता के बिना, यानी कि स्वयं यानी अकेले ही किसी भी कार्य को करता है। यानी इसमें बालक किसी भी कार्य को अन्य व्यक्ति की सहायता से, यानी कि बिना किसी की सहायता लिए स्वयं ही उस कार्य को स्वतंत्र यानी अकेले कर सकता है। अर्थात वह अकेले ही, यानी सिंपल भाषा में ये लिखा है कि वह अकेले ही किसी भी कार्य को कर सकता है। यानी कि न्यूनतम सीमा का अर्थ ये हुआ, इसमें बालक किसी भी कार्य को बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के स्वयं ही उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करता है, उसे ही हम न्यूनतम सीमा कहते हैं। अगला जो होता है वो होता है हमारा उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा क्या होती है, बारे में जानते हैं। उत्तम क्या होती है, जब बालक, यानी कि जब बालक किसी भी कार्य को
बालक किसी भी कार्य को करने में बाहरी मदद लेता है उसे उच्चतम सीमा कहते हैं। यानी कि जब बालक किसी भी कार्य को करने में दूसरों से सहायता लेता है या समाज के व्यक्तियों से सहायता लेता है या अपने से कौशल युक्त व्यक्ति से सहायता लेता है तो उसे उच्चतम सीमा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो समाज से मदद लेता है, इसमें यही कहा गया है क्योंकि इसमें बालक जो होता है वो समाज से मदद लेता है, इसलिए उच्चतम सीमा इसे कहा जाता है। यानी जब बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद या अन्य लोगों की मदद लेता है जिसे वो अकेले नहीं कर पाता तो उसे हम उच्चतम सीमा कहते हैं। अगला जो आता है वो इसमें होता है MKO। MKO को हम क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी कि अधिक ज्ञान वाला, मतलब अधिक, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, आपको MKO बहुत बार सुना होगा और इसको जो हम कहते हैं सिंपल भाषा में मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसमें जो पॉइंट आता है पहला इम्पोर्टेंट वो होता है इसमें बालक कौशल व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कि जो हमने अभी ZPT के सिद्धांत में आपको बताया उसमें भी यही है। इसमें जो बालक होता है कि बालक जो होता है वो कौशल व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब जिस व्यक्ति को किसी भी कार्य में कौशल प्राप्त होता है उसे अत्यधिक ज्ञान होता है तो बालक उसी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात इसमें बालक अध्यापक या माता पिता के द्वारा दिए गए ज्ञान को सीखता है। यानी अध्यापक जो उसको ज्ञान देता है और माता पिता जो उसको ज्ञान देते हैं उसी के आधार पर वो सीखता है, क्योंकि माता पिता और अध्यापक को अत्यधिक ज्ञान होता है, वे अत्यधिक कौशलयुक्त व्यक्ति होते हैं। यानी इसके अनुसार, इसके बाद आता है इसके अनुसार, इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार बालकों को अध्यापक ज्ञान देते हैं। यानी इसके अनुसार बालकों को अध्यापक ज्ञान देते हैं, इसलिए अध्यापक को MKO के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इस सिद्धांत में हम ये कहेंगे कि जो बालक होते हैं उनको अध्यापक ज्ञान देते हैं क्योंकि वो अत्यधिक कौशलयुक्त व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए अध्यापकों को और माता पिता को MKO हम कहेंगे इस सिद्धांत में, इसलिए उनको MKO के रूप में परिभाषित किया जाता है या वो MKO के रूप में कार्य करते हैं। अगला जो तीसरा पॉइंट आता है वो उसमें यह है, इसके अनुसार यदि बालक किसी भी कार्य को नहीं कर पाता, यानी बालक जो है वो किसी भी कार्य को नहीं कर पाता, यानी जब बालक किसी भी कार्य को नहीं कर पाता तो बालक किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता लेता है जिसे उस कार्य में कुशलता या अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो। यानी कि कोई कार्य है जिस कार्य को वो नहीं कर पा रहा तो वो अन्य व्यक्ति से या किसी कौशल युक्त व्यक्ति से उस कार्य को करने के लिए सहायता मांगेगा जिसको उस कार्य में कुशलता प्राप्त हो, जिसने उस कार्य को पहले किया हो तथा उस कार्य को करने में उसे अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो तो वो उस व्यक्ति से सहायता लेगा। ये इसका तीसरा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है, यदि बालक को पढ़ाई के दौरान कोई सवाल समझ में नहीं आता, यानी कि जब बालक पढ़ाई कर रहा है, कक्षा में बैठा है तो उसको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो वह अध्यापक से सहायता लेता है। यानी जब बालक को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो अध्यापक जी से सहायता लेता है। जब वो अध्यापक जी से सहायता से लेता है तो अध्यापक जी तो उनको उस कार्य में कुशलता प्राप्त होती है, यानी कि उनको सवाल के बारे में पता होता है। वो बालक को ज़्यादा नहीं, पल भर में ही बता देते हैं कि हाँ बेटा इसका आंसर ये होगा। यानी कि इसका मतलब ये कि जो MKO होता है, यानी इसमें जो बालक होता है वो अपने से अधिक कौशलयुक्त व्यक्ति से सहायता मांगता है, इसे ही MKO कहते हैं। ये इसका उदाहरण जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला और जो लास्ट हमारा टॉपिक या पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम सामाजिक सहायता भी कहते हैं या हम ढांचा निर्माण भी कभी कभी इसको कह देते हैं। यानी सामाजिक सहायता या ढांचा निर्माण ये इन दोनों का नाम है। यानी स्कैफोल्डिंग को सामाजिक सहायता भी कह देते हैं या ढांचा निर्माण भी कह देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग होता क्या है। इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है
किसी भी कार्य को करने में बालक की सहायता करना स्कैफोल्डिंग है। यानी कि जो कोई दूसरे व्यक्ति होते हैं, अन्य व्यक्ति होते हैं, कौशलित व्यक्ति होते हैं, वो बालक को किसी भी कार्य की करने में उसकी सहायता करते हैं तो उसे सामाजिक सहायता यानी समाज से ली गई सहायता को ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला आता है इसमें पॉइंट, स्कैफोल्डिंग अस्थायी होती है। यानी किसी भी चीज़ को, यानी जब बालक किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि बालक उसी चीज़ को हमेशा पूछता रहेगा। एक समय, निश्चित समय आएगा जब बालक को उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, वो भी उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा। तो स्कैफोल्डिंग जो वो अस्थायी होती है, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती, ये एक निश्चित समय आने पर समाप्त हो जाती है। यानी इसमें भी यही लिखा है, स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता होती है तथा यह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यानी अस्थायी सहायता होती है तथा ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि कुछ भी सीखने के बाद स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता नहीं होती। यानी जब बालक सब कुछ सीख लेता है तो उसे और किसी व्यक्ति से कुछ भी सीखने की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब बालक किसी भी कार्य को पहले वो नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके बाद उसको ज्ञान मिलता है, उसको कौशल युक्त होती है, उसके बारे में बताता है, वो बताता जाता है, तो उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब बालक को उस चीज़ में दक्षता प्राप्त होगी, वो उस कार्य को बिना किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के लिए स्वयं अकेले स्वतंत्र रूप से करता है। तो उस समय जो होती है स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता जो हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, यानी समाज के द्वारा दिया गया समर्थन। समाज के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता, मतलब समाज अगर समर्थन करती है, यानी बालक किसको जो समर्थन करती है, बालक की सहायता करती है, जो बालक के कार्य करने की क्षमता और व्यवहारों में परिवर्तन दिखाता है। यानी जब बालक, जो समाज के व्यक्ति होते हैं, जब बालक का मतलब कि जब बालक की सहायता करते हैं या उसका समर्थन करते हैं तो उसके अंदर क्षमता और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता और उसके व्यवहारों में, बातचीत में, व्यवहारों में परिवर्तन, यानी हमको ये पता लग जाता है कि हाँ, इस बालक को किसी न किसी ने इस बारे में बताया है तभी इसको इस चीज़ के बारे में ज्ञान है। यानी कि समाज के द्वारा दिया गया समर्थन या सहायता जो बालक के कार्य करने की क्षमता या व्यवहार में परिवर्तनों को दिखाता है, इसे ही स्कैफोल्डिंग का महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत कहते हैं। यानी मूल सिद्धांत क्या है इसका, यही है कि समाज के द्वारा दिया गया समर्थन, सहायता जो बालक के कार्य करने की क्षमता या व्यवहारों में परिवर्तन करता है या दिखाता है, इसे ही स्कैफोल्डिंग का महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट जो है वो हम उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण जो होते हैं वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि जब बालक, जो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण वो ये है, जब बालक साइकिल चलाना सीखता है, यानी कोई छोटा सा बच्चा है, जब वो साइकिल चलाना सीखता है तो बालक पीछे पकड़ने की, यानी जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो उसको पीछे पकड़ने की आवश्यकता होती है। यानी साइकिल को पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है। परंतु जब बालक को साइकिल का बैलेंस बनाना आ जाता है, उसको पता चल जाता है कि मुझे किस प्रकार से साइकिल का बैलेंस बनाना है, तो उसको पीछे से पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती तथा वो साइकिल चलाना सीख जाए। यानी इसमें भी यही लिखा है, जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो बालक को पीछे से पकड़ने की आवश्यकता होती है। परंतु जब वह पूर्णतः सीख जाता है, यानी जब वो पूर्ण रूप से सीख जाता है, तो स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यानी फिर उसको पीछे से कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को इतना फैला दीजिए कि हर आवश्यकता वाले व्यक्ति को ये वीडियो पहुंच जाए। ये वीडियो आपकी DSSB, UP टेट, CTET और DLED के इम्पोर्टेंट थ्योरी में से एक है, जो कि हर साल कहीं ना कहीं पूछी जाती है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये संपूर्ण वाइगोत्स्की की जो है पूरा सिद्धांत बताया गया है। ये एक इसलिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि इस वीडियो में हमने तीनों चीज़ को कवर अप किया है। इसमें हमने ZPD भी बताया, इसमें MQ तथा
स्कैफोल्डिंग यानी कि वाइगोत्स्की का संपूर्ण सिद्धांत इसमें बताया गया है। इसलिए आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि ये वीडियो देखने के बाद आप और कोई वीडियो देखना भूल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और इतना फैला दीजिए कि जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत बार हमने यूट्यूब पर देखा है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत अलग हो जाता है, ZPD अलग, MQ अलग तथा स्कैफोल्डिंग, ये तीनों अलग अलग बताए गए। लेकिन हमारी वीडियो में हमने इसी समस्या को दूर करने के लिए इन तीनों चीज़ों को एक साथ लाया है और इन तीनों चीज़ों को एक ही वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोड़ा है। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है दोस्तों रोहित वर्मा। ओके, थैंक यू।